बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी टाइम से आप सभी के मैसेज सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। हालांकि जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है, जो 12th प्लस एप्लीकेशन पर जिनके पास कोर्स है, उनको पता है कि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वाले फोल्डर के अंदर ऑलरेडी पहले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी 2024 का पेपर और 2025 के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पीवाईक्यू के रूप में अपलोड था। फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनाकर हमने डाल रखे, वहां पर यदि उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतने में से ही पेपर आ जाएगा आपका, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर है, 2024 का पेपर है, 2025 का पेपर है, जिस प्रकार से ये दो पेपर आए थे, अभी तक सेमेस्टर सिस्टम में दो पेपर ही हुए हैं, तो ये दो पेपर जिस प्रकार से आए, और उसके अलावा हमारे जो, क्योंकि आपके सीनियर ने एग्जाम दिया होगा उनसे पूछ लेना, या आप भी अभी आपके पास में पीवाईक्यू अपलोडेड है, पीवाईक्यू पेपर भी ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, 2024 का मिल जाएगा, 2025 का मिल जाएगा। और फिर हमने जब 2024 और 2025 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें से कितने क्वेश्चंस आए आप खुद देख लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कितना इफेक्टिव रहता है। मैं कह रहा हूं अभी आपने ये वीडियो, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके अलावा आपको करके क्या जाना है, उसके अलावा आप जैसे ही 12th प्लस यूट्यूब चैनल पर जाते हो तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर केमिस्ट्री के 3-4 वीडियो होंगे, वो एक घंटे या 1.5-2 घंटे के आसपास की वीडियो है, उनको देखोगे। उसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं विथ सॉल्यूशन करवाया हुआ है, आप एक बार उनको देख लेना। फिर अभी मैंने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर आया हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो वाले हैं जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आ गए हैं, या किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या किस टॉपिक के ऊपर, या किस टॉपिक की गहराई तक जाकर के 2025 वाला पेपर बनाया जा चुका है। मैंने उन टॉपिक को, उन क्वेश्चंस को बहुत कम लिया है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल एक भी क्वेश्चन 2025 वाला नहीं लिया है, बहुत सी बार ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि 2025 या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखा होता है उसी टाइप का क्वेश्चन या वैसा ही वही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम में मिल जाता है। तो यहां पर हमने हमारे हिसाब से या हमारी जितनी समझ के हिसाब से कि हमने एक ऐसा पेपर डिजाइन किया है जिसके लिए इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन दूंगा। आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, पार्ट ए के अंदर 5 क्वेश्चन और पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन है, इतने कर लोगे तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसमें से ही आपका पेपर आ जाएगा। अभी इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बाकी कहीं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जो एक बार पहले जब आपने इंपॉर्टेंट पढ़े होंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस या एक दो क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल अलग होंगे, वो इस वजह से क्योंकि मैंने 2024 वाले जो क्वेश्चंस थे उनको भी कम प्रायोरिटी दी और 2025 वालों को तो बिल्कुल न के बराबर दिए। मेरा यहाँ पर ये लॉजिक है यहाँ पर कि जो 2025 में जो क्वेश्चन आ गया है वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं आ सकता। उस टॉपिक में यदि छोटा क्वेश्चन आया तो इस बार बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो किस टाइप से बन सकता है वो करवाया ये क्वेश्चन। इसके अलावा आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट पूरी देखनी है, तब जाकर के आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप जानते नहीं हो, या एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपके नहीं किया हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने इस लेक्चर की करते हैं स्टार्ट। यहां पर यूनिट 1 से मैंने टोटल 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए। जालक यानी लेटिस एनर्जी रिपीटली पूछा जा रहा है, कभी पार्ट ए में कभी पार्ट बी में, मैंने फिर भी यहां पर डाला है। लेकिन यदि इस बार लेटिस एनर्जी के ऊपर थोड़ा बहुत टॉपिक, या लेटिस एनर्जी तो पूछा जाएगा एग्जाम में, कैसे पूछा, पार्ट ए में पूछेगा, पार्ट बी में पूछेगा, तो उस हिसाब से यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जालक जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग करते हुए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, इस बात को समझाना है। मतलब ये जो लेटिस एनर्जी की एप्लीकेशन है ना, लेटिस एनर्जी की एप्लीकेशन पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि लेटिस एनर्जी की एप्लीकेशन पर आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिले। फिर बात करते हैं डिफाइन पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, यानी फाजांस नियम जो है ये 2024-25 में आया हुआ है, फिर भी आप याद रखोगे ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाजान नियम वाला एक लेक्चर है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यदि किसी ने कोर्स नहीं खरीद रखा है, यूट्यूब प्लेलिस्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये सारे एक्सप्लेन किए हुए, वहां जाकर के देख लेना। अब बात करते हैं कि CO2 नॉन पोलर है और H2 पोलर है। ये क्वेश्चंस भी आपका यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चंस आता है, ईएलए सिस्टम में काफी बार पूछा जाता था, इस बार अभी रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको पढ़ के जाओगे। और दूसरी बात, द्विध्रुव आगुण और परसेंटेज आयनिक लक्षण के बीच में क्या संबंध। अब हालांकि आपका जो सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है
ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि क्वेश्चंस बनाने वाले, सिलेबस बनाने वाले एक ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप ये नहीं बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो इस टाइप है। इस दोनों के बीच में कंपेयर करवाने को बोला तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मूवमेंट है, उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है या किस प्रकार से सिमिलरिटी रखे, ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात, CO3 2- आयन का उदाहरण देते हुए अनुनाद की अवधारणा को परिभाषित। 2025 के अंदर CO3 2- जो मॉलिक्यूल है उसका ऑलरेडी अनुनाद बड़े क्वेश्चन में पूछ रखा है, लेकिन इस बार अनुनाद तो आएगा, रेजोनेंस के बारे में आपको पूछा जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है छोटे क्वेश्चंस के अंदर आपको इस प्रकार का एग्जांपल देखने को मिल जाए। रेजोनेंस पढ़ोगे, रेजोनेंस में CO3 2- की जगह यदि आप कोई दूसरा एग्जांपल भी लोगे तो उसको भी आप समझ जाओगे, तो आप इस प्रकार के किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या बना सकते हो, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बता सकते हो, और उसके अंदर रेजोनेंस अनुनाद कैसे हो रहा है वो बता सकते हो। सभी के आंसर आप पहले YouTube प्लेलिस्ट देखो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जिनके नहीं मिल रहे हैं आप ऐप के ऊपर आ जाना, वहां पर मिल जाएंगे, या 12th क्लास पर मैसेज कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन है। बॉर्न हाइबर साइकिल रिपीटेडली पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है, कभी न कभी किसी न किसी रूप में पूछा जाता ही है। तो फिर ऐसी बात नहीं है कि ये सब 2025-26 में आ गया तो नहीं आएगा, बिल्कुल गलत बात नहीं करनी है, आपको इसको पढ़ के जाना है। छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि बॉर्न हाइबर साइकिल के अंदर कौन सा, अब ऐसी बात है नहीं कि बॉर्न हाइबर साइकिल डायरेक्टली एक बार एग्जाम पूछ लिया, इस बार उसके अलग अलग स्टेप होते हैं, उन अलग अलग स्टेप के अंदर जैसे कि सब्लिमेशन एनर्जी, आपके आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने सीधा लिखा कि बॉर्न हाइबर साइकिल पढ़ोगे तो वो सारा अंदर का पार्ट आ जाएगा, जिसकी सहायता से आपको क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, SF6 और PCl5 अणुओं की ज्योमेट्री यानी ज्यामिति और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण बताना है। बिल्कुल दोनों एग्जाम्पल कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और अभी आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसको भूलना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए इन दोनों अणुओं की आपको क्या है, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन देख के जाना है। फिर वेस्पर थ्योरी की पोस्टुलेट, हालांकि आपको जो मैंने प्लेलिस्ट करवा रखी है उसमें वेस्पर थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसके नोट्स भी अपलोड कर दिए थे मैंने यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। अब ये जो वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी को NS3 का एग्जांपल देते हुए समझाना है। ये क्वेश्चंस भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बनता है। वेस्पर थ्योरी के 5-7 पोस्टुलेट है, याद कर लो, बहुत इजी है। सिस्टमेटिक नंबर 1 पोस्टुलेट से स्टार्ट करोगे, लास्ट तक जाओगे तो इजी टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, आप खुद समझोगे कि केमिस्ट्री की दुनिया कितनी प्यारी है। वेस्पर थ्योरी पढ़ के जाना है। फिर आयनिक ठोसों की विलेयता निर्धारित करने के लिए विलायकन यानी सॉल्युबिलिटी, जो आपका कोई भी विलेय है वो किसी में घुल रहा है तो उसकी जो विलायकन ऊर्जा है, सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो किस प्रकार से उसको इफेक्ट करती है। इस टाइप के क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस बनने की संभावना है और आ सकता है, ठीक है। ये हो गए आपके यूनिट 1 के। मैं यहाँ पर आंसर आपको मैं यहाँ करवाने जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हो तो वहाँ पर आपको इसमें से ये जितने भी क्वेश्चन, इसमें से 60% 70% क्वेश्चन के आंसर आपको एज इट इज मिल जाएंगे, बाकी सभी ऐप के ऊपर जाकर के आपको देखने हैं। फिर आता है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर आपको N2+ और N2- आयन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से होगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आया है, उस क्वेश्चंस के अंदर जो सिमिलरिटी बनती है, अभी जिस प्रकार का पैटर्न उन्होंने डिजाइन कर रखा है उसी हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपके N2+ और N2-, तो उस प्रकार से O2 का भी जब आप N2+ का कर पा रहे हो, N2+ के अंदर बॉन्ड ऑर्डर, हालांकि इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इस फॉर्मूले का है। उस फॉर्मूले को आप आना चाहिए कि भाई किस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसमें अब यहां पर ये जो एग्जांपल है, हालांकि पॉसिबिलिटी N2+ और N2- की बनती है, उसकी जगह दूसरा भी आता है, तो एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे, उसको समझोगे तो आप किसी का भी कर पाओगे। फिर ये पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, हमारा एमओ डायग्राम है, उस एमओ डायग्राम का, या एमओ जो थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है, अणुकक्षक सिद्धांत है, उसका बेसिस कहां से बनता है, वो LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक थ्योरी है। उस थ्योरी के बारे में, या उस थ्योरी में ये कौन कौन सी निम्नतम शर्तें रखते हैं कि उसी शर्तों के आधार पर कोई भी दो ऑर्बिटल आकर के क्या होता है, वो दो ऑर्बिटल कंबाइन होता है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर आपकी उसकी आवश्यक शर्तें हैं या उसकी जो कंडीशन होती है उनके बारे में बताना है। दूसरी बात, यहां पर आपको क्या पढ़ा है, बंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को परिभाषित कीजिए।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को परिभाषित करना है। प्रीवियस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी हाई होती है, क्यों होती है, एनर्जी कम होती है तो क्यों होती है, और ज्यादा होती है तो क्यों होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मुझे लग रहा है इस बार सीधा पूछ ले कि उसकी परिभाषा दो या उसके बारे में उन दोनों के बीच में अंतर पूछ सकते हैं। यदि आप परिभाषा लिख पा रहे हो तो उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस इजीली लिख पाओगे। फिर है एथेनॉल का क्वथनांक डाईएथिल ईथर से अधिक क्यों होता है, इसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, क्यों ईथर अधिक होगा क्यों नहीं होगा, वो आपको पढ़ के जाना है। किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, किस प्रकार से उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कितने % हुआ है, किसमें एब्सेंट है किसमें प्रेजेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद में है कि नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल कक्षकों के अबंधित या अबंधित संयोजन, अबंधित नहीं है, टाइपर ने गलत लिख दिया है, अबंधित संयोजन की व्याख्या करनी है। ठीक है, ये हो गए आपके यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन, ये आगे यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से दोनों जो अथवा वाले क्वेश्चन एज इट इज दोनों मिल सकते हैं, नहीं तो एक तो 101% आपको मिल जाएगा। फिर क्या है कि ड्रॉ द एमोड एंड एनर्जी लेवल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस किस का, N2 और F2 का। N2 और F2 हालांकि बहुत इजी है। अब यहां पर क्या है कि ये इस प्रकार का एमओ डायग्राम पूछा है, तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लाइन बनाए डायग्राम बनाए छोड़ के आ जाओ, नहीं, आप उस डायग्राम को बना रहे हो तो आप इसमें लिखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरे हैं, कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरे, कौन से में बाद में भरे, यानी उसका एनर्जी ऑर्डर क्या रहने वाला वो भी लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि इस एमओ डायग्राम के आधार पर हम इसका मॉलिक्यूलर जो आप उसको बॉन्ड ऑर्डर है यानी बंद क्रम है वो कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उतना पूरा लिख कर आओगे तब जाकर ये क्वेश्चन पूरा होगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब्बे बनाए गोल गोल लाइनें खींच दी और छोड़ के आ गए, एग्जामिनर का जैसा मन होगा कि इलेक्ट्रॉन भर देगा नंबर दे देगा, ऐसी गलती नहीं करके आओगे। फिर ये डाइबोरेन, हालांकि मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन देता हूँ, आता है और अभी भी आएगा। केला बंद बोल दो, आपके डाइबोरेन बॉन्ड बोल दो, या फिर डाइबोरेन की स्ट्रक्चर बोल दो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल दो, अलग अलग नाम से आएगा, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार का इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, केला बंद या B2S6 में बॉन्डिंग समझाओ, या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड समझाओ, यानी त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉनीय बंद समझाओ, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा। बहुत ईजी है, केला बंद है, पढ़ना आराम समझ में आएगा, आपको यूट्यूब पर समझा रखा है, हो जाएगा। फिर आता है CO अणु के आणविक कक्षक आरेख तथा बंध क्रम की कैसे। अब यहां पर N2 मैंने किसका करवाया, N2 F2 और CO पढ़ के जाना, एक मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या बोलते। अब प्रीवियस एग्जाम में MOT पूछ ली, VBT पूछ ली, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, सिलेबस में अलग से मेंशन कर रही है लाइन, VBT और MOT के बीच में डिफरेंस है, या VBT MOT दूसरी कैसे सिमिलरिटी रखती है, तो दोनों में क्या क्या बातें अच्छी थी या क्या क्या बातें एक दूसरे के सेम एक एज इट इज है और क्या क्या अलग है, डिफरेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये होगी आपकी यूनिट 2। उसके बाद में आता है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर जैसे कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की तुलना करो। अब यहां पर क्या है कि ये दोनों, इसमें से इंडक्टिव इफेक्ट हम पूछा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूछा गया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूछा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछेगा, क्योंकि टॉपिक ही इतना ही है, उस टॉपिक में से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अति संयुग्मन को उदाहरण सही समझिए। हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल लेना है, सिंपल एग्जांपल लोगे, सिंपल तरीके से समझाओगे किस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और कब ज्यादा होगा कब कम होगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा। छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ एक एग्जांपल देकर के बता दो कि यहां से ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, ये हाइड्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन दिया और ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे अति संयुग्मन हो गया। ठीक है, इजी। उसके बाद में मीजो यौगिक क्या होते हैं, मीसो कंपाउंड्स बताना है, एग्जांपल लिखोगे, बीच में मिरर बनाओगे, ठोक दोगे, इधर से इधर दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, मीजो कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद में उपयुक्त चित्र यानी डायग्राम बना करके आपको एनाइसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, क्योंकि यहां पर क्या है, ये किसका पूछा है, प्रतिबिंब रूपी, विवरिम रूपी या डायस्टेरियोमर्स प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हो गया, तो अब पॉसिबिलिटी किसकी बनती है कि बेसारे एनाइसोमर्स को भी थोड़ा बहुत पूछ लो, इसके भी हाल साल पूछ लेने, तो यहां पर इस बार पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, डिफाइन एनाइसोमर्स विद सुटेबल डायग्राम। फिर है एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, ये जो इंटरमीडिएट बनते हैं, फ्री रेडिकल भी है, इसमें से मुझे लगता है कि अभी
पहले क्या होता, छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर किस प्रकार से पूछते थे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए, तो हालांकि वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बार यदि कार्बोकेटाइन टर्सरी कार्बोकेटाइन है, तृतीय कार्बोधनायन है, तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, तो क्यों होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड यूनिट के, ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, आरएस नोमेनक्लेचर, जो आपके कायरल सेंटर होते हैं उसमें आरएस नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होते हैं, उसके भी 3-4 रूल है, 2-4 अच्छे से याद कर लो, उतने से भी आपका काम बन जाएगा। फिर ईजेड नोमेनक्लेचर, क्योंकि आप पूरे नियम पता है तो आपको कंपटीशन एग्जाम में, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उसमें बहुत बड़ा लेंथी फॉर्मूला दे दिया ना, उसका आपको आरएस नोमेनक्लेचर करना, ऐसा आपके बीएससी में नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग के 4-5 रूल ही आपको पता है ना, तो भी आप इजीली क्या कर पाओगे, आरएस नोमेनक्लेचर कर पाओगे। इतना इजी आपको कंपाउंड देते हैं, इतना उससे ज़्यादा हार्ड कंपाउंड आपको एग्जाम में नहीं देते हैं। तो उसमें क्या है, इसको क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, 3-4 तो पॉइंट लिख कर आओगे, 3-4 जो उसके पोस्टुलेट है, अभिधारणा है, वो लिख कर आओगे, उसकी सहायता से आप उसका नामकरण कर पा रहे हो, बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। फिर इजेड नोमेनक्लेचर कैसे करता है, ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन सा ई होगा, कौन सा जेड होगा, उसको भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एन ब्यूटेन बहुत रिपीट होता है, बहुत इजी है, सबसे इजी है इसलिए आता है। इसका जो आपका कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है, इसका जो स्वरूपण विश्लेषण है वो इजी होता है, इस वजह से एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, इसको भी पढ़ के जाना है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही पर टिप्पणी लिखिए। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ परिभाषा लिखोगे, एग्जाम्पल लिख कर आ जाएगा, नहीं, उसकी रिएक्शन में किस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ये सारी बातें बतानी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आया है। तो इलेक्ट्रोफाइल, अब छोटे क्वेश्चंस में यदि कोई एग्जाम्पल में 5-7 मॉलिक्यूल्स दे दी है और आप पूछा इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा नहीं कि सर बताया नहीं था, ये बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से छोटा क्वेश्चन अपने आप कवर हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपके 3 यूनिट कंप्लीट। फिर आती चौथी यूनिट, इसमें क्या है, वुड्स। अब देखो एक और बात अभी से क्लियर कर दूं, जिस प्रकार से आपके सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट होने के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो आपके एग्जामिनर है, जो अभी जो पेपर बना के भेज रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि आपको कुछ और पूछना है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी रहती है कि कहाँ पर रिएक्शन लिखी, मैं पकड़ के लेके आ जाऊँ। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालांकि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक है नहीं, इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, लेकिन आगे भी ध्यान रखोगे, जो भी अभी जिस प्रकार से अभी ट्रेंड है, रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी के जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं, तो उनमें सब में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पूछेगा। हालांकि बहुत कम संभावना है, अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कम है, लेकिन जितनी रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन को, और विशेषकर जो नेम रिएक्शन है, 100% याद करो, आएगी ही आएगी, एग्जामिनर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपको वुड्स रिएक्शन लिखनी है और वुड्स रिएक्शन को पूरा एक्सप्लेन करना है। छोटे क्वेश्चंस में फिर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएक्शन लिख के छोड़ दो, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो भी आपको लिख के आनी है। फिर है, ये तो 11th-12th में पढ़ के आते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट क्या होता है, बहुत ईजी है, तो 11th-12th में पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद में प्रोपीन के ओजोनी अपघटन की व्याख्या करनी है, प्रोपीन का जो ओजोनोलाइसिस होता है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में ग्रिगार्ड अभिक्रमण से एल्केन कैसे तैयार होते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन करना है ग्रिगार्ड रिएजेंट की सहायता से, रिएक्शन बतानी है आपको। उसके बाद में एल्काइन के अपचयन के लिए बर्च रिडक्शन 100%, ये वुड्स बर्च ये दोनों और एंटी मार्कोनिक, फिर भी ठीक, इन दोनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आपके एग्जाम में मिल सकती है, बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ के जाना, समझ के जाना, कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपके आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एक पूरा लेक्चर है, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है एक पूरा लेक्चर है इसके पास में, आपका 3 से 4 पेज के नोट्स होंगे, इजीली अच्छे से समझ के जाओगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। उसके बाद में क्या है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीकरण और इसकी क्रिया विधि पर चर्चा की, ये भी एक अलग से लेक्चर है, 2-2.5 पेज के नोट्स होंगे, उसको पढ़ के जाओगे बहुत, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मैंने भी इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार दिए, सिर्फ रिएक्शन के ऊपर फोकस करते हैं एग्जामिनर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एल्कीन बनाने के लिए एल्कोहल के निरंजलीकरण की, यानी आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है एल्कोहल का, और उसकी क्या करवानी है आपको, मैकेनिज्म देनी है। फिर एल्किन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और वी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, ये भी एक रिएक्शन है, फेवरेट रिएक्शन है, आपको पढ़ के जाती है। फिर आ जाता है आपकी सबसे लास्ट यूनिट, और वो आपके गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर
छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। और क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट आ जाती है, और जब फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी इसका मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल संभावना क्या है, क्वेश्चंस रिपीट होने की बहुत अच्छी संभावना रहती है। बहुत फिक्स क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर पाओगे। उसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन टाइप ऐसा ही रहने वाला है। इसमें सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, आरएसएम क्या होता है डिफाइन करना, आरएसएम की परिभाषा लिख के आनी। उसके बाद में आपके क्या है कि वैन डर वाल्स स्थिरांक ए और बी क्या है उसके बारे में लिख कर आना है। यानी उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कौन कौन सी राशि, सिर्फ ए और बी नहीं, बाकी सभी कौन सी राशि या कौन सा जो आपके पास में जो वर्ड्स है उसको किसको डिफाइन कर रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। उसके बाद में माध्य मुक्त पाथ, यानी आपका क्या मतलब है मीन फ्री पाथ से, उसके बारे में बता करना। उसके बाद में जेड जो है, जेड की परिभाषा आपको आनी चाहिए। उसके बाद में संगत अवस्थाओं के नियम को बताइए, नहीं स्टेट द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, स्टेट्स। आ गया तो बड़ी में 5th यूनिट के अंदर आपके बड़े क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आएंगे। वास्तविक गैस के लिए वैन डर वाल्स अवस्था समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, करके जाना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा संभावना बनती है आने की। उसके बाद में मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण और तापमान के प्रभाव को बताना है। फिर जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पर गैसों के द्रवीकरण की व्याख्या करनी है। रिपीटेड क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन से आएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर एक क्रांतिक परिघटना और वास्तविक गैसों के पीवी समताप रेखाओं की क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये पर यहाँ आपके पास में जो क्वेश्चंस रहते, अभी जो मैंने 500 यूनिट के आपको क्वेश्चंस दे दिए, आपको मैंने फिक्स क्वेश्चन दिए हैं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने इस प्रकार से लिए हैं जो 2024-25 में क्वेश्चन आ गया है, फिर भी उस क्वेश्चन के आने की संभावना बनती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली हर बार एग्जाम में आता है, या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम आता है, तो उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, बाकी उनको इंक्लूड किया है। ऐसे क्वेश्चन जो एक बार आ गए, अब दोबारा 1-2 साल तो रिपीट नहीं होंगे, तो उनको बिल्कुल हटाया है, उसकी जगह कुछ नए क्वेश्चन दिए। एक बार मेरी बात मान के आप YouTube प्लेलिस्ट के ऊपर जितने वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के हैं, मेरे हैं, मैडम के हो, किसी के भी हो, वो वीडियो देख लेना है। उसमें जितने क्वेश्चंस करवा अच्छे से कर लो। प्लेलिस्ट का यहाँ पर लिंक दे दूंगा, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएगी। इतना कर लोगे, आपको किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी और क्लास में। एग्ज़ाम के लिए आपको सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।